न्यूज में है। क्योंकि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में कई पिटीशन फाइल हुई हैं जिन्होंने मैरिटल रेप एक्सेप्शन को चैलेंज किया गया है। अंडर सेक्शन 375 आईपीसी एक्सेप्शन 2 मैरिटल रेप इम्यूनिटी देता है। यह कहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ऑन वाइफ, द वाइफ बीइंग अंडर 15 years of age इज नॉट रेप। अगर वाइफ 15 साल से ज्यादा की है तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में इंटरकोर्स रेप नहीं होगा, भले ही वाइफ की कंसेंट है या नहीं है। लेकिन 2017 में इंडिपेंडेंट हाउस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सेप्शन को ओवर रूल कर दिया। The Supreme Court in 2017 decided that the marriage exception does not apply if the wife is under the age of 18। अगर पत्नी 18 साल से कम उम्र की है तो मैरिज रेप एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। इसी जजमेंट के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट में हाल ही में कई पिटीशन फाइल हुई हैं जिनमें डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन और 3 इंडिविजुअल ने पिटीशन फाइल की है। उनमें से एक खुद जो है विक्टिम है डोमेस्टिक एंड सेक्सुअल वायलेंस की। इस मामले पे सेंटर का क्या स्टैंड है? 2016 में सेंटर ने एक एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाता है तो यह इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को डिस्टेबलाइज कर देगा और यह हस्बैंड के हरेसमेंट का एक टूल बन जाएगा। म्यूट करो। सेंटर ने अपने नए एफिडेविट में जो 20 जनवरी 2022 को फाइल किया हाई कोर्ट में, उसने कहा कि ये मैरिटल रेप के इशू पर विचार करेगा, खास तौर पे जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी की रिपोर्ट और 2017 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए कि मैरिटल रेप एक्सेप्शन जो है अब वो द एज ऑफ 18 अप्लाई किया जाए या नहीं किया जाए। अब हम दूसरी कंट्री में क्या सिचुएशन है ये देखते हैं। तो जो मैरिटल रेप एक्सेप्शन था वो ओवर रूल्ड कर दिया गया था हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा 1991 में ब्रिटेन में, कनाडा में 1983 में, साउथ अफ्रीका में 1993 में, ऑस्ट्रेलिया में 1981 में इसको ओवर रूल्ड कर दिया गया था और क्रिमिनलाइज कर दिया गया था मैरिटल रेप को। भारत में इसको जो हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है वो 3 ग्राउंड पे किया गया है। पहला ग्राउंड है राइट टू इक्वलिटी, द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, पर्सनहुड, सेक्सुअल एंड पर्सनल ऑटोनॉमी। ये सारे राइट जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, 19 और 21 के अंतर्गत दिए गए। अब मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने में प्रॉब्लम क्या है, मेन कंसर्न क्या है? अगर इसको क्रिमिनलाइज किया जाता है तो ऐसा माना जा सकता है कि इसको वाइफ के द्वारा अगेंस्ट हस्बैंड एज अ वीपन यूज किया जाएगा। दूसरा जो मेन कंसर्न है कि यह जो है मैरिज को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को समाप्त कर देगा। तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है, जो लीगल इशू है, एविडेंस का इशू है कि जो सेक्स होता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ बहुत ही प्राइवेट मैटर होता है और अगर कंसेंट के साथ हुआ भी है तो हस्बैंड के लिए ये प्रूव करना पॉसिबल नहीं होगा किसी भी तरीके से कि उस रात को कंसेंट ली गई थी या नहीं ली गई थी। तो ये एविडेंस में एक बहुत बड़ा लीगल इशू है कि हस्बैंड कंसेंट को प्रूव कैसे करेगा जबकि सेक्स इतना प्राइवेट मैटर है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का। यह जुडिशरी पर बर्डन भी इंक्रीज करेगा। 2010 की साउथ अफ्रीका की हम रिपोर्ट देखें तो लगभग 18.8% वुमेन अपने पार्टनर द्वारा रेप का शिकार हुई, लेकिन जो रिपोर्टिंग का रेट है वो बहुत कम है और कन्विक्शन का रेट उससे भी कम है। अब हम देखते हैं कि इसको जो है वाइफ के द्वारा किस प्रकार वीपन के तौर पे यूज किया जा सकता है अगेंस्ट हस्बैंड। मिसयूजेज ऑफ लॉ फॉर वुमेन बाय द वुमेन।
एक स्टडी करते हैं 2000 से 6 में हम देखें, जिनमें ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। 31,261 केस फाइल होते हैं अंडर सेक्शन 498 आईपीसी। उनमें जो है कन्विक्शन मात्र 6,857 का है, एक्विटल 24,404 का है। मतलब कि 24,404 लोगों को फाल्सली इन केसों में घसीटा गया, बाद में वो बेगुनाह साबित हुए और कोर्ट ने उनको एक्विट किया। कन्विक्शन रेट अगर हम देखें ईयर वाइज तो 2006 में 21.9% है, 2014 में 13.7% है और 2015 में 14.2% है। ओवरऑल देखें तो लगभग 20% के आसपास है। मतलब कि 80% मामले जो 498A में फाइल किए जाते हैं वो झूठे होते हैं, उनमें एक्विटल हो रहा है। ऐसे ही हम देखें डोमेस्टिक वायलेंस का हो गया। अब डाउरी प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को अगर हम देखें तो इसमें जो है टोटल केस रजिस्टर्ड हुए 2016 में 9,683, टोटल पर्सन कन्विक्टेड हुए 1,199 और एक्विटेड हुए 5,984। मतलब कि यहां भी कन्विक्शन रेट वही आपका 20% के आसपास है। अब अल्टरनेटिव रेमेडीज पे आते हैं। अगर हम इसको पिनलाइज नहीं भी करते हैं मेडिकल रेप को, तो हमारे पास क्या अल्टरनेटिव रेमेडीज हैं जो हम वुमेन को प्रोवाइड कर सकते हैं। आईपीसी 498A, ये आप सभी लोग जानते होंगे। इसमें जो है क्रुएल्टी के बेस पे हस्बैंड के खिलाफ वाइफ कंप्लेन कर सकती है। दूसरा रेमेडी है डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी। अगर हस्बैंड के साथ आपको नहीं रहना, आप डाइवोर्स ले लीजिए, दो लोगों की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। तीसरा जो है ड्यूरिंग सेपरेशन, अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है विदाउट द विल ऑफ वाइफ, सेक्शन 376B उसको पिनलाइज करता है और उसमें इंप्रिजनमेंट है 2 साल से लेकर 7 साल का। ऑलरेडी अगर सेपरेशन के दौरान हस्बैंड विदाउट विल करता है तो वहां पे जो है पनिशमेंट ऑलरेडी है। अब मैं इसको कंक्लूड करूंगा कि रेप जो है सिर्फ एक वुमेन के खिलाफ अपराध नहीं, ये सोसाइटी एक्ट राज्य के खिलाफ अपराध है। इसीलिए रेप को एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है। लेकिन ये जो है एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल ऑफेंस है, जिसमें पनिशमेंट 7 साल से शुरू होके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक का है। अगर हम इसी कैटेगरी में मैरिटल रेप को रख दें तो ये सोसाइटी में chaos क्रिएट कर देगा और इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि नॉन कंपाउंडेबल है, बाद में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में समझौता भी हो गया तो वो हस्बैंड उसमें समझौता नहीं हो सकता, केस वापस नहीं लिया जा सकता। अभी तक जो जनरल परसेप्शन है रेप का वो यही है। इन इंडिया स्पेशली इन हिंदू जो मैरिज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैरिज एक सेरेमनी है, उसका एक उद्देश्य है, संतान उत्पन्न करना भी उन उद्देश्यों में से एक है। अगर हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देंगे ये उद्देश्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यह विवाह को पूरी तरह से समाप्त कर देगा, आने वाली पीढ़ियां विवाह करने से डरेंगी। और सबसे बड़ी बात, सीइंग द मिसयूज ऑफ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, हम यह कह सकते हैं कि अगर मैरिटल रेप लाया जाता है देन इट विल बी आल्सो यूज्ड बाय वुमेन एज अ वीपन अगेंस्ट देयर हस्बैंड। तो ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है कि इसको वीपन की तरह यूज किया जाएगा। यहाँ पर अल्टरनेटिव रेमेडीज है। हमको क्या करना है कि लोगों में अवेयरनेस लानी है, लोगों को एजुकेट करना है और सबसे ज्यादा जो है अपनी संस्थाओं को मजबूत करना है। फास्टर रेमेडीज, खास तौर पे फैमिली मैटर्स में हमको फास्टर रेमेडीज देना। थैंक यू सर।
सर आप म्यूट पे हैं। सॉरी। इन्होंने बड़ा क्लियरली इशू को एक्सप्लेन किया, बड़ा अच्छा चार्ट बनाया इन्होंने, जो मेन पॉइंट दे दिया। जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सटेंड सम ऑफ द लॉजिक गिवन बाय हिम। पहली बात क्या है, जो एक्सेप्शन 2 है आर्टिकल 375 का, वो आपको कुछ जानना चाहिए। दूसरा आपका प्री का सवाल क्या बन सकता है, जो एज 18 ईयर्स का एज का इशू है। जो एक्सेप्शन 2 है अपने 375 का, वो आपको जानना है। यू नोट डाउन, यू हैव टू नो द एक्सेप्शन 2 ऑफ आर्टिकल सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी। जो ये बोलता है कि जो 18 साल की एज की बात करता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय मैन विथ हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। तो एक एज का इशू है, तो प्री का एक सीधा सा सवाल बन सकता है कि कितने ईयर पर हमारा जो कानून है इसको रेप मानता नहीं मानता है। अब हम इसको अगर हम मेंस की तरफ बढ़ाने की कोशिश करें, तो यह जो हमारा पूरा ये रेप का इशू, मैरिटल रेप का इशू है, आर्टिकल 14, 19, 21 तीन से संचालित होता है। 14, 15, 19, 21 ये 4 सेक्शनों को टच करता है। तो आप जब भी लिखें इन 4 सेक्शनों को याद रखें। अब आर्टिकल 14 क्या बात करता है, बात इक्वलिटी को करता है। अब इक्वलिटी को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जो इक्वलिटी इस बात से होती है जहां माइंड का मीटिंग पॉइंट आ रहा है। अगर वाइफ का मीटिंग पॉइंट नहीं आ रहा है तो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिटीलोट हो रहा है। अगर आर्टिकल 15.3 पढ़ें तो आर्टिकल 15.3 क्या बोलता है संविधान का, वह बोलता है कि आप स्पेशल प्रोविजन वुमेन और चिल्ड्रन के बना सकते हैं। तो अगर वुमेन को अपना अधिकार नहीं मिल रहा है तो आपको 15.3 में बना सकते हैं। आर्टिकल 19 क्या है, वो एक्सप्रेशन की बात करता है। और आर्टिकल 21 बोलता है कि हर आदमी को अपनी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का सवाल है। अगर आपकी इच्छा के बगैर सेक्स किया जा रहा है तो आपकी पर्सनल लिबर्टी को यहाँ पे इन्फ्रिंज किया जा रहा है। गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, नाउ नेक्स्ट पार्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, गवर्नमेंट क्या चाहना चाहती है। गवर्नमेंट इस इशू पे उन्होंने एक नोटिस लाया 2019 में, कमेटी सेटअप बाय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, जिसने इस बात को रिव्यू किया है। लास्ट पार्ट कौस्तुभ का बहुत अच्छा था कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमको ट्रेनिंग करना है, हमको अवेयरनेस करना है, हमको लोगों को बताना है, लोगों को समझाना है। एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी ही इसके बाहर आ सकती है। अगर सोसाइटी प्रोग्रेसिव नहीं है तो बाहर नहीं आ सकती है। एक जो केस लॉ है, लॉ है, जो केस है, ये केस डिसाइड केस है, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें इस केस में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया। उस केस का जो नटशेल है वो कौस्तुभ ने बता दिया है। और उन्होंने उसी केस में कहा है कि जो ये फिलॉसफी है सारे कॉन्सेप्ट के लिए, आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन इज कॉन्ट्रेरी टू द फिलॉसफी and authors of Article 15.3 of the Constitution and Article 21। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, अगर यही आप एग्जाम में लिख देते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 14, 15.3, 19 और 21 का जो इतिहास है, जो फिलॉसफी है, उसके अगेंस्ट है, इसी में आपका मार्क्स मिल गया। बिकॉज एग्जामिनर को इस बात से ज्यादा कि आपको इसके अंदर के प्रोविजंस पता है, एग्जामिनर ये जानना चाहता है आपकी समझ। अगर ये क्वेश्चन फ्रेम होगा तो इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में यह पार्ट रहेगा ही रहेगा कि जहां आप आर्टिकल 14, 15.3, 19 और 21 की बात करें। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है इसलिए यह इस्टेब्लिश्ड हो गया। तो आप इस लाइन को नोट करें कि एक्सेप्शन 2 क्रिएट्स unnecessary and artificial distinction between married girl child and unmarried girl child, and has no rational nexus with any unclear objective sought to be achieved. This artificial distinction is contrary to philosophy and ethos of Article 15.3 of the Constitution, as well as contrary to Article 21 of the Constitution. It is also contrary to the philosophy behind some statute, comma, bodily integrity of girl child and her reproductive choice। इसको आप कहीं अपने डायरी में कहीं लिख लें इसको। तो आई थिंक दिस चैप्टर हैज बीन डन वेरी वेल। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछें, कौस्तुभ विल ट्राई टू रिप्लाई। इसमें कोई सवाल है?
Anyone has any question? नहीं सवाल की बात